हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, आप सभी का मुझे लगता है कि अब तो ज्यादातर बच्चों का एडमिशन हो चुका होगा बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में। जिन्होंने भी न्यू एडमिशन लिया था सभी का हो चुका होगा लगभग। अभी बस कुछ ही बच्चे बचे होंगे जिनका एडमिशन होना बाकी है। तो कुछ को गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा, कुछ को प्राइवेट कॉलेज मिला होगा। तो हाँ, एक कमेंट आया था मुझे कि दीदी आपने गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों नहीं किया और बाकी लोगों को आप प्राइवेट कॉलेज में करने के लिए बोलते हो। तो देखो, ऐसा मैंने किसी को स्पेसिफिक नहीं बोला कि गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो। गवर्नमेंट में मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि जिस टाइम पर एग्जाम जिस टाइम पर फॉर्म फिल होते हैं ना बीटीसी के लिए, वो फॉर्म मैं फिल नहीं कर पाई थी, उसकी डेट निकल गई थी। इस वजह से मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा था। अदरवाइज अगर आप मेरी परसेंटेज देखोगे, क्योंकि जो बीटीसी होती है, बीटीसी में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपकी परसेंटेज देखी जाती है 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की। आई थिंक इन 3 साल की परसेंटेज मिलाकर अगर आपके 240 के समथिंग या 230 के प्लस बन रहे होते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो 10th में मेरी 85% थी और 11th में मेरे 81% नंबर थे और ग्रेजुएशन में मेरे 68% नंबर थे। तो अब मुझे लगता है कि आई थिंक इतना मेरा बन जाएगा, 230 के समथिंग कुछ बन जाएगा। तो शायद 230 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है बीटीसी करने के लिए। तो मुझे भी मिल जाता, लेकिन यही था ना कि मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाई थी। इस वजह से मुझे मजबूरी में डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा था, जिस वजह से मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला था। तो ये थी सारी बात। इसमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि दीदी आपने गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों नहीं किया। बस इतना सही था कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो गवर्नमेंट से ही करो। बस थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आपको डेली जाना पड़ेगा अपनी क्लासेस लेने के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 75% से 80% के समथिंग आपकी वहां पर अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं तो आपको वो प्रैक्टिकल वगैरह में नंबर नहीं देंगे अच्छे। तो और बाकी एक क्वेश्चन आया था मुझे कि दीदी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो देखो, अभी तो आपके एडमिशन चल रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है आप सभी को क्लासेस करने की। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना, फिर वो आपको एक बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने देंगे कि आप घर पर रेस्ट कर सको। बिल्कुल छुट्टियां वगैरह कुछ नहीं होंगी, अपना डेली आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो अभी जितना भी है ना, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लो या जो भी करना आपको कर लो। इतनी जल्दी इतनी एक्साइटमेंट रखोगी कब एग्जाम कब आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे। अभी सभी लोगों का प्रोसेस हो जाने दो, सभी की कंप्लीट हो जाने दो, फिर आपके जो कॉलेज होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे। तो ऐसा ही था। बाकी मैं बात करूं प्राइवेट स्कूल का, ऐसा ही होता है, आपको जाना है नहीं जाना वो आप पर डिपेंड करता है, आप जाओ या ना जाओ। बस आप एग्जाम देने चले जाना। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं अपनी बात करूं, बस मैं एग्जाम देने ही गई थी। थोड़ा बहुत कुछ बाकी बीच में चले जाते हैं कुछ चीजें जानने के लिए कि क्या क्या चल रहा है या किस तरह से क्या प्रोसेस चल रहा है, कि इंटर्नशिप कब करनी है, कब क्या क्या चीजें होंगी। ऐसा थोड़ा सा बीच में आप जाकर देख सकते हो कि क्या क्या कॉलेज में स्कूल में आपके चल रहा है। बाकी ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं होता जैसे गवर्नमेंट में होता है कि आपको 70 से 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, ऐसा प्राइवेट में नहीं होता। तो यही था, बस थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है। और बाकी मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के लिए, मुझे कितने सारे कमेंट आए थे। तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने शायद बीएड किया हुआ था, उसके बाद मैंने बीटीसी किया था, इस वजह से नहीं आई। या बट ऐसा कुछ तो हुआ होगा क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपकी स्कॉलरशिप आई है, नहीं आई है, कितनी आई है। तो स्कॉलरशिप मेरी नहीं आई है। बाकी अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है कि क्या क्या एग्जाम होंगे, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं। मैंने आपको एक डेट भी डेट तो नहीं बताई, लेकिन हाँ एकदम मंथ बता दिया कि अगस्त के आसपास या फिर जुलाई या अगस्त में आपके एग्जाम पक्का हो सकते हैं। तो प्लीज उस टाइम तक अपनी तैयारी कर लेना। एग्जाम डेट मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया कि कब एग्जाम हो सकते हैं, कितने दिन में एग्जाम होंगे, और मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया। बस लास्ट चीज रह रही है वो है प्रैक्टिकल वाला पार्ट। मैंने आपको इंटर्नशिप का भी बता दिया कि इंटर्नशिप आपको कैसे करनी है। इंटर्नशिप के नंबर मिलेंगे तो अच्छे से करना। आज प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल के बारे में आप सभी को नहीं बताया था। एक बार मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कितने किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो वहां पर जब आप जाओगे एग्जामिनर होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे किए थे, और स्कूल का उस दिन कॉलेज कैसा रहता है, उस दिन कॉलेज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस टाइम पर जाना होता है, वो सभी चीजें मैं बता दूंगी। लास्ट में मैं आप सभी को जितने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने प्रैक्टिकल के टाइम पर या वीवा जिसको बोल सकते हैं, उस टाइम पर जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मैं उन सभी को ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी। आप उन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ताकि नेक्स्ट जब आपका कभी प्रैक्टिकल होगा आने वाले टाइम में अगस्त के आसपास या अगस्त के बाद जब आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उस टाइम पर आप उन जितना भी स्क्रीनशॉट लेकर रखे होंगे ना उनको दोहरा लेना, देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अपने क्वेश्चन तो बताऊंगी कि मैम ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने उनका क्या आंसर किया था, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि मेरे किस हिसाब पर उन्होंने इतने नंबर रखे थे। 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो मेरे जितने नंबर आए थे फिर मैं लास्ट में आप सभी को वो भी बताऊंगी कितने क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखो, जब आपका प्रैक्टिकल होने वाला होगा ना, तो प्राइवेट कॉलेज वाले तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, आपको बता देंगे 2-3 दिन पहले कि आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और मैं अपनी बात करूं तो उन्होंने कुछ टाइम पहले बता दिया था। इवन उन्होंने हमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी थी
PDF उन्होंने, क्योंकि हमारा ना एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे BTC का फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, इस तरह से ग्रुप बना देते हैं टीचर्स खुद ही। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे, मतलब प्राइवेट कॉलेज से जब कर रहे होते हैं तो ज्यादातर बच्चे नहीं जाते हैं, इसलिए वो ग्रुप बना देते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कभी छुट्टी हो या फिर कुछ फीस से रिलेटेड हो, कुछ भी चीजें हो, वो ग्रुप पर डाल देते हैं। तो इसलिए हमें पहले ग्रुप पर बता दिया गया था कि आपका इस दिन प्रैक्टिकल है, इस दिन इस तारीख को इस टाइम पर पहुंच जाना है। और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल में हेल्प के लिए हमें क्या चीजें प्रोवाइड की थी। उन्होंने 8 सब्जेक्ट होंगे, 8 की 8 फाइल बनानी होंगी आप सभी को, तो उन्होंने हमें पूरी उनकी PDF प्रोवाइड करा दी थी कि आपको ये PDF हैं, ऐसे ऐसे करके लिख लेना, ये पैटर्न रखना, पहला पेपर ऐसे बनाना है। तो वो सभी चीजें हमने बना ली थी। बाकी मैंने जब देखी थी वो PDF, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा लिख रखा था। आई थिंक 25, 30 पेजेस लिख रखे थे प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। क्योंकि पर मैंने BEd किया हुआ है, मुझे पता है कि क्या क्या होता है प्रैक्टिकल में। इतना कुछ खास इतना देखते नहीं है कि आपने 25 पेज लिख रखे हैं, 30 पेज लिख रखे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल, मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BTC कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो मेरे हिसाब से आप 10 से 15 पेज लिख देना एक फाइल के अंदर, बहुत है। इससे ज्यादा मत लिखना, अपना टाइम वेस्ट करोगे। वरना क्योंकि कुछ खास देखते वगैरह नहीं है वो इतना ज्यादा। कोई बहुत ही कोई अच्छा सा कॉलेज हो, कुछ ज्यादा जहाँ से बाहर से टीचर्स आते हो या बहुत ज्यादा बच्चे हो, तब शायद चलो आपका देख ले, या फिर आपका रोल नंबर पहले पड़ता हो तब शायद आपकी फाइलें वगैरह देख ले। अदरवाइज अगर आपका रोल नंबर भी लास्ट में है, बच्चे भी थोड़े हैं, मतलब तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते वो। तो आप अपने 10 से 15 पेज लिख सकते हो अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो प्रैक्टिकल की फाइल में। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो टीचर्स इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के तो टीचर होंगे, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अपने जो है 20 के समथिंग पेजेस लिख लेना एक फाइल के अंदर, 15-20 के समथिंग पेजेस जरूर लिख लेना। इससे ज्यादा कम मत लिखना, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी रही बात, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको पहले बता दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से कि इस टाइम तक आना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो आपको सुबह का टाइम बताएंगे 8 बजे, कि 8 बजे से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, जल्दी 8 बजे पहुंच जाना। तो देखो, अगर आपको बहुत जरूरी काम है, कुछ ही आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो आप आराम से 10-11 बजे तक पहुंच सकते हो। इससे पहले कभी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होता। एग्जामिनर जो होते हैं उनको भी अपने घर से आते हैं, उनको टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वो सीधा 8 बजे आ जाएंगे। तो 9-10 बजे से पहले तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होता। 10 बजे आप पहुंच सकते हो आराम से प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल वाले दिन 10 बजे आप आराम से पहुंच सकते हो। फिर भी कोशिश करना, मैं उस टाइम पर बता रही हूँ जब आपको कुछ जरूरी ही काम है। अगर आप लेट हो रहे हो तो, अगर कुछ काम नहीं है तो टाइम से पहुंच जाना, जो भी टाइम वो बताएंगे। क्योंकि जब हमसे टाइम बताया गया था, आई थिंक 8 बजे बताया गया था, हम 9 बजे गए थे। तो कुछ करा नहीं रहते वहाँ पर टीचर्स ने सबसे पहले देखा कि तुमने फाइल बनाई है, नहीं बनाई है। हमने बता दिया था कि हमने फाइल बनाई है या किस तरह से बनाई है फाइलें, दिखा दी थी टीचर्स को कि सर ये हमारी फाइलें हैं, ये हमने लिख रखा है। बाद में उन्होंने हमें ले जाकर एक रूम में बैठा दिया था। वहाँ पर कुछ गर्ल्स भी बैठी हुई थी, बॉयज का अलग सेपरेट रूम था, गर्ल्स का अलग सेपरेट रूम था। तो हमें ले जाकर वहाँ पर बैठा दिया गया था। ज्यादा बच्चे नहीं आए थे प्रैक्टिकल वाले दिन भी। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे प्रैक्टिकल स्किप कर देते हैं, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल देने भी नहीं आते। तो ऐसा था। आई थिंक लड़कियां होंगी 30 के समथिंग लड़कियां होंगी शायद हमारे कॉलेज के अंदर, जितनी आई हुई थी मतलब प्रैक्टिकल देने के लिए, वो बता रही हूँ मैं। 30 के समथिंग लड़कियां थी। तो सबसे पहले तो उनको एक एक करके, मतलब ऐसे जो सीक्वेंस में बैठी हुई थी, जैसे सबसे पहली सीट पर जो बैठा हुआ था उसको बोला गया था बोर्ड पर जाने के लिए, बोर्ड पर लिखने के लिए सब कुछ प्रॉपर, कि अगर आप पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे। एक तरफ डेट डालनी है, फिर विषय, प्रकरण, कालांश, ये सब चीजें कैसे लिखते हैं हम बोर्ड पर, ये सब चीजें हमें बताई गई थी जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल था। ये सभी चीजें हमें स्कूल के ही, यानी कि कॉलेज के ही टीचर्स ने बताई थी एग्जामिनर के आने से पहले, ताकि बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन कर सकें अगर एग्जामिनर उनसे कुछ पूछता है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही करके सभी बच्चों से, सभी से मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा लिखवा कर देख लिया गया था। सभी को पता होना चाहिए कि किधर से डेट लिखनी है, कैसे पढ़ाना शुरू करना है, कि आते के साथ ही बच्चे से कुछ ये नहीं है कि आपने कुछ भी इररेलेवेंट सा क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसा पूछना है जिसका सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन ऐसे करने हैं बच्चों से जो उनको पता हो, फिर धीरे धीरे उस टॉपिक की तरफ जाना है जो वो नहीं जानते या जिस चीज को हम पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चीजें टीचर्स ने बताई थी कि ये चीज आपको करनी है। उसके बाद एग्जामिनर वगैरह आ गए थे। एग्जामिनर हमारे यहाँ पर एक ही आई थी, एक ही मैम आई थी, मतलब ज्यादा बच्चे नहीं थे क्योंकि 60-70 के समथिंग बच्चे थे। तो एक ही मैम आई थी हमारे प्रैक्टिकल लेने के लिए। उसके बाद आप सभी को एक रूम में ले जाता है एक एक बच्चे को करके, और उनको एक टोकन टाइप सा दे दिया जाता है। उस पर आपका, मेरे ध्यान नहीं है क्या लिखा होता है, लेकिन नाम वगैरह नहीं होता क्योंकि नाम से अलाउ नहीं होता। इस तरह से कुछ नंबर वगैरह लिखा होता है, शायद नंबर या रोल नंबर कुछ लिखा होता होगा, मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन एक अलग से टोकन टाइप सा दे दिया जाता है। और रही बात, हाँ फीस मांगते हैं वो, पैसे मांगते हैं मतलब वो लोग। तो हमारे यहाँ पर 1-2 बच्चों ने दिए थे कि प्रैक्टिकल में नंबर वो करने के लिए, हमने नहीं दिए थे ना, तो मैंने दिए थे बहुत, मतलब 1-2 बच्चों ने दिए थे हमारे यहाँ पर। हमने कहा था ठीक है जितने भी आएंगे रख लेंगे, हमें कोई इतना ना वो नहीं है कि हमें नंबर इतने लाने हैं कि 100 में से हमें 100 ही लाने हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं था।
तो इसलिए एक दो बच्चों ने दिए थे जो स्टार्टिंग में गए थे, जिनको पता नहीं था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी नहीं दिए थे पैसे, मना कर दिया था सबने। तो सब ऐसे ही गए थे, मतलब बिना पैसे दिए ही। तो अपना टोकन लेते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, जब हमारा नंबर आता है तब रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर मैम होती हैं। तो आपको ना अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी रखनी है कि थोड़ी आप लगो कि यहाँ टीचर बनने जा रहे हो आप। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर चोटी बनाकर, मतलब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, पोनीटेल बनाकर, पफ बनाकर, ये बनाकर जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जब आप प्रैक्टिकल वगैरह देने जा रहे हो बीएड का या फिर बीटीसी का, थोड़ा सा इस टाइप का अपने कपड़े रखो कि आप देखकर ही लगो कि हाँ आप टीचर हो। मतलब इस तरह से अपना ड्रेसिंग सेंस इस तरह का रखना है कि आप थोड़े टीचर से लगो। ऐसे नहीं कि आपने नेल इतने बढ़ा रखे हैं, उन पर रेड नेल पेंट लगा रखी है और ये सब पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो ऐसा कुछ मत करना, एकदम सिंपल सा जाना, जिससे कि आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही लगे कि आप टीचर हो। तो जब आप रूम में एंटर करोगे, वहाँ पर जो भी मैम होंगे उनको अच्छे से ग्रीट करना, मतलब नमस्ते वगैरह करना, नमस्ते राम राम जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। और रूम में जाने से पहले मैं आई कम इन मैम, मैं आई कम इन सर, जो भी होगा ये जरूर बोल देना, ठीक है। बेशक ये आपको लग रहा होगा कि छोटी सी तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये सभी चीजें भी वहाँ पर ऑब्जर्व की जाएंगी। मतलब मैम जो होती हैं ऑब्जर्व करती हैं वो सब चीजें। तो रूम में जाने के बाद वो आपको बैठने के लिए बोलती हैं। वहीं पर हमें दो लड़कियों को एक साथ बुलाया गया था, दो लोगों को एक साथ बुलाया जा रहा था, मतलब क्योंकि तो दोनों को एक साथ बुलाया गया था, दो अलग अलग चेयर थी, वहाँ पर बैठ गए थे। फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे मैम ने धीरे धीरे। तो क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आप सभी को, बस क्या क्या क्वेश्चन थे। तो मैम ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए थे उस दिन मैं आप सभी को एक बार बता देती हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन अलग से एक कॉपी में लिख रखे हैं, ताकि मैं कोई क्वेश्चन भूल ना जाऊँ कि मैम ने क्या क्या क्वेश्चन किए थे उस टाइम पर। ताकि बाद में ना मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ताकि अभी कभी आप जब एग्जाम दोगे उस टाइम पर प्रैक्टिकल वगैरह होगा, ताकि उस टाइम पर आपके काम आ सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम ने किया था कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, और जितने भी आप प्रकार बताओगे वो ये भी बताना कि किसने दिए हैं वो प्रकार। तो मैंने बताया था, जो मुझे एक ही प्रकार उस टाइम पे याद आ रहा था कि बुद्धि के जो प्रकार हैं थर्नडाइक ने दिए थे। थर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, 3 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। ये मैंने बता दिया था मैम को। मैम का पहला ही क्वेश्चन ये था कि बुद्धि के प्रकार, वो भी साथ ही साथ कि किसने दिए हैं। और सेकंड क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 से लेकर जितने भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक नंबर होंगे वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके ध्यान तुरंत बाद ही मैम ने पूछा कि होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। मैंने कहा कि मैम अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाते हैं। ये था। उसके बाद मैम ने क्वेश्चन किया था कि परिक्रमण तथा परिभ्रमण में अंतर। तो हमने ये बता दिया था कि एक मतलब पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूम रही है या फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ये होता है परिक्रमण और परिभ्रमण। और मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिनों रात क्यों होते हैं, मतलब दिनों रात क्यों होते हैं। तो हमने बता दिया था कि मैम पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण दिनों रात होते हैं। और एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी के, मतलब मैम ना एक जैसे क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे पृथ्वी से पूछा फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहीं से पूछ लिया, जैसे नेचुरल नंबर में पूछा उसके बाद होल नंबर का पूछ लिया, इस टाइप से। तो उसके बाद मैम ने क्वेश्चन कुछ पूछा था कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मौसम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो हमने यही बोला था कि मैम परिवर्तन होते हैं, मतलब मौसम में चेंजेस हो रहे होते हैं, जो मौसम बदलता है इस तरह का। कोई शिक्षण सूत्र बताओ मैम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि कोई शिक्षण सूत्र बताना है आप सभी को उसका, और उसका एक्सप्लेन भी करना है। तो मैंने बताया था मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम कुछ भी चीज अगर पढ़ा रहे हैं तो पहले हम ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो कॉन्क्रीट हो, जिनको बच्चा सामने देख सकता है, टच फील करके देख सकता है कि हाँ ये रियल है। बाद में उसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, यानी कि जो टच फील करके नहीं देख सकते, या फिर अमूर्त जिसको बोल सकते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देते, जिसको हम सिर्फ माइंड में सोल्व करते हैं, इस टाइप की कॉन्सेप्ट बाद में सिखाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन था मैम का कि रियलिया क्या होता है। तो रियलिया देखो हमने सीटेट के टाइम पर पढ़ा था, वैसे मुझे भी नहीं पता था, बट एक्चुअली मैंने सीटेट के टाइम पर ही पढ़ा था। ये रियलिया होता है कि किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं हम किसी भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी या प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको एप्पल के बारे में नहीं पता, तो हम घर से एक एप्पल लेकर चले जाएंगे कॉलेज में, अपने स्कूल में जहाँ पर भी पढ़ाना है, और वहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई इस शेप का होता है, इस तरह की पत्तियां होती हैं, रेड कलर का होता है। तो इस तरह से जब हम किसी रियल ऑब्जेक्ट को क्लासरूम के अंदर एज अ टीचिंग एड यूज करते हैं तो उसको रियलिया बोलते हैं। ये बता दिया था मैंने। फिर एक क्वेश्चन था मैम का कि जो एक शिक्षण सूत्र है कि पूर्ण से अंश की ओर, आप सभी ने भी पढ़ा होगा एक शिक्षण सूत्र, ये पूर्ण से अंश की ओर, ये किसने दिया था, मैम ने ये पूछा था। तो ये मैंने बताया था कि मैम ये गेस्टाल्टवादियों की देन थी, जिसमें कोफका, कोहलर, वर्दीमर, कट-लेविन ये सब आ जाते हैं, गेस्टाल्टवादियों की देन थी ये। फिर क्वेश्चन था एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था
हाँ, ये क्वेश्चन था जिस पर मैं अटक गई थी कि कितने से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं वो महानगर कहलाते हैं। ये क्वेश्चन था मैम का कि कितने से ज्यादा जनसंख्या होगी किसी भी नगर को महानगर बनने के लिए। ये क्वेश्चन का मुझे पता नहीं था, मैं कि क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे पता था कि चलो मुंबई एक महानगर है, पर एग्जैक्ट कितनी जनसंख्या होगी तो मैंने पता नहीं कुछ भी बता दी थी। मैंने तो लाखों में बता दी थी कोई जनसंख्या कि मैम इतनी। बट वो है ना कि जब आपको पता नहीं रहता तो आप तुक्का सा लगा रहे होते तो मैम समझ जाती है। तो शायद ऐसा ही था, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, इसलिए ये वाला ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और इसके बाद मैम ने बोल दिया था कि ठीक है आप जाओ। तो बस इतने ही क्वेश्चन किए थे मुझसे मैम ने। बाकी अगर मैं नंबर की बात करूं तो हाँ, 100 में से आपको नंबर मिलता है प्रैक्टिकल के। 100 में से मेरे 95 नंबर रखे गए थे, जो कि मुझे लगता है कम ही थे शायद, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, फिर भी मैम ने 95 नंबर ही दिए हैं। बाकी देखो, आप भी चीजें ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में से पूछे। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल फाइल के अलग से भी पूछी जाती हैं। बाकी एक बार मैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चन एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दे देती हूँ, ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। बाकी अब फ्यूचर में जब भी आपके प्रैक्टिकल होंगे आपके काम आएंगे ये सभी चीजें। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो 2024 के अंदर जब मैंने अपने प्रैक्टिकल दिए थे तो उस प्रैक्टिकल के अंदर मैम ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए थे वो सभी क्वेश्चन मैं आप सभी को एक बार लिखकर बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम ने ये किया था कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, और जितने प्रकार आप बताओगे ये किसने दिए हैं ये भी बताना था साथ में। सेकंड क्वेश्चन मैम ने किया था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये मैंने बता दिया था। थर्ड क्वेश्चन किया था मैम ने कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था कि परिक्रमण तथा परिभ्रमण में क्या अंतर होता है, ये अंतर आपको तो आपको ये लग रहे होंगे कि 4-5 मतलब ऐसे 5-6 क्वेश्चन होंगे। मैम ने एक्चुअली में 11 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि ये था ना कि मैम क्वेश्चन स्पीड से कर रही थी। आप क्वेश्चन मैम कर रही थी, उसके बाद आपको आंसर देना था, फिर से वो क्वेश्चन करेंगी। इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा आपको टाइम देंगी, बस 2-3 सेकंड आपको मिलती है। आप क्वेश्चन सोचो, बताओ, अगर नहीं आता तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। इसलिए जल्दी जल्दी हो गए थे यार, आराम से 10-11 क्वेश्चन थे। फोर्थ क्वेश्चन था कि परिक्रमण तथा परिभ्रमण में अंतर बताना था। पांचवा क्वेश्चन मैम ने पूछा था कि दिन और रात क्यों होते हैं। छठा क्वेश्चन था कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो 6 क्वेश्चन ये थे। बाकी के नेक्स्ट के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। तो ये सभी क्वेश्चन थे, इनका एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षण सूत्र को समझाना था, कि कोई भी एक शिक्षण सूत्र बताओ और उसको फिर समझाना भी है कि कैसे होता है ये। 8वां क्वेश्चन था कि रियलिया क्या है, रियलिया के बारे में पूछा था, ये मैंने बता दिया था। फिर 9वां क्वेश्चन था मैम का कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया है। मैम ने बस ये क्वेश्चन किए थे कुछ। एक लास्ट का क्वेश्चन था, वो मुझसे नहीं बताया गया था। बाकी सभी मैंने आप सभी को बता दिया था कितने क्वेश्चन मैम ने किए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, ये सभी थे। बाकी बीटीसी के बारे में मैंने आपको सिलेबस वगैरह भी बता दिया, आपका एग्जाम कब हो सकते हैं। बाकी मैंने आप सभी को प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया था। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।